स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। सबसे पहले आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ, नव वर्ष की शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आप सभी लोग वो सब कुछ पा सके जो आप पाना चाहते हैं। ठीक है, इन्हीं वेल विशेस के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो भी डिमांडेड है, अपने नोट्स में से वीडियो के लिए बोला गया है, तो ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ 5 क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ चलता है ये चैनल। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें 6 पेपर करवाए हैं। एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2011, 16, 17, 18, 19, KVS 2018 का क्वेश्चन पेपर, और एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2019, 18, 17, 16 का हाफ पेपर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ 5 क्वेश्चन सीरीज़ में करवा चुके हैं। ठीक है, कल एस्टेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर देना चाहूँगी। सब्सक्राइबर्स के मेरे पास मैसेज आए कि मैम आप कौन सी बुक से नोट्स जो है वो तैयार करते हो। देखिए, कोई भी एक बुक जो है सफिशिएंट होती ही नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और रही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बुक, तो ना ही मैंने कभी एक बुक से तैयारी करी, और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि एक बुक के सहारे तो रहना ही नहीं है। कम से कम 2 बुक्स आपके पास हो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी जो MCQ की बुक आती है वो भी कम से कम 2 बुक हो। इसके अलावा जो जिन बुक्स में फुल टू डिटेल होती है अपनी नॉलेज, वहाँ से ही हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैंने किसी एक बुक से तैयारी नहीं की है। और मेरे पास मैसेज आया कि आप प्लीज़ आप बुक्स का नेम बताइए, हमें वो बुक परचेज़ करनी है। तो जो भी नोट्स हैं वो अलग अलग जगह से तैयार किए गए हैं, चाहे वो नेट की बात हो या फिर वो एचटेट के जो क्वेश्चन की 5 सीरीज चलती हैं उनकी बात हो। तो जहाँ भी जो भी स्टडी मटेरियल मेरे को मिलता है मैं वो लिख लेती हूँ। ठीक है, और बात थी एक प्लेलिस्ट की। वीडियोस जो है वो आप अच्छे से मैनेज कीजिए। देखिए, मेरे को जैसा करना है मैंने करा। प्लेलिस्ट में मैंने अपनी सारी वीडियोस डाली हैं, 47 वीडियोस। हाँ, वो ऊपर नीचे हैं। अभी जो करंट में बन रही है, जो न्यू बनी है, वो सारी लाइन वाइज उसमें ऐड हो रही है, लेकिन पहले वाली ऊपर नीचे हो गई हैं। तो उसके लिए भी है एक सोल्यूशन। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च मारिए चैनल का नेम, सारी वीडियोज़ जो है वो कंटिन्यूटी में आपको मिलेंगी, एक के बाद एक। हर वीडियो के ऊपर नंबरिंग डाली गई है, कहाँ से लेके कहाँ तक के क्वेश्चन है, उसके अंदर कौन से साल का पेपर करवाया गया है। और मैसेज है कि आपने जो ये नेट वाले जो नोट्स करवाए हैं, जो अभी कल वाली वीडियो थी और जो आज वाली वीडियो है, कि इसके नोट्स मिल सकते हैं क्या। तो प्लीज़ इसके नोट्स मेरे से मत मांगिए, ये आप वीडियो से काम चला लीजिए। और एक सब्सक्राइबर ने डिमांड भी करी कि मैम आप जो फर्स्ट पेपर होता है चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन जो है उसके लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो उसके लिए सॉरी, बहुत बड़ा सॉरी, मैं नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ कराने से पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो मेरे पास नहीं है इतना टाइम, मतलब मैं नहीं निकाल पाई इतना टाइम, तो सॉरी उसके लिए। और हाँ, एस्टेट एग्ज़ाम के बाद 2016 का जो हाफ पेपर रह गया उसके लिए सीरीज़ हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद KVS के पेपर किए जाएंगे। जैसा भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर नहीं, आज के वीडियो शुरू। आज हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कई बार एचटेट वाले पेपर में आई है, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि फोर्स जो है वो कैसे निकाला जाता है। फोर्स का फॉर्मूला है वेरिएंस मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेंसी, यानी कि बल सामर्थ्य मल्टीप्लाई बाय प्रत्याशा। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। इनके कंज्यूमर जब भी कुछ बाय करने जाता है मार्केट में, तो वहाँ पे जो उसकी डिसीजन लेने की जो वो डिसीजन लेता है, उसके लिए भी उसे एक प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। तो प्रोसेस के स्टेप्स यहाँ पे 5 लिखे गए हैं कंज्यूमर की बाइंग डिसीजन प्रोसेस के। कुछ भी खरीदने के लिए जो वो डिसीजन लेता है उसकी प्रोसेस है। सबसे पहले प्रॉब्लम को वो पहचानता है, रिकॉग्नाइजेशन पहचान करता है। सेकेंडली इंफॉर्मेशन वो सर्च करता है कि जो उसे जो चीज़ चाहिए वो कहाँ से उसे मिल सकती है, या उसके बारे में और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन वो सर्च करेगा। नंबर 3 इवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। उसके पास जो भी डिफरेंट अल्टरनेटिव आ गया उसके लिए वो इवेल्यूएट करेगा।
फोर्थ है परचेज डिसीजन, फिर वो परचेज का डिसीजन करेगा कि कहाँ से लेना ठीक है, ठीक है। और फिर नंबर 5 पे आ जाता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो ये यहाँ पे प्रोसेस जो वो ख़त्म हो जाती है, खरीदने के बाद का बिहेवियर भी उसकी प्रोसेस में शामिल किया जाता है। तो ये 5 स्टेप है इसके कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस की, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। नेक्स्ट वाला हम कल कर चुके हैं, कल वाली वीडियो में। इसके बाद देखिए दोनों ही हमारे मेथड्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ट्रेनिंग मेथड्स पेपर में आ ही जाते हैं, तो अभी बिल्कुल लास्ट मोमेंट, कल एग्जाम है तो उसके लिए इतने सारे ट्रेनिंग मेथड्स अगर याद ना भी हो तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स है वो याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके अलावा जो है वो सारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में सबसे पहले क्या जाता है, कोचिंग, सेकंड में मेंटोरिंग, थर्ड है जॉब रोटेशन, फोर्थ है जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, अप्रेंटिस ट्रेनिंग, अंडर स्टडी, डेमोन्स्ट्रेशन, कमिटी असाइनमेंट्स और इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ठीक है। ये सारे हमारे क्या ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं। मेरे नोट्स में से मैं मोस्टली पार्ट जो कवर करवा चुकी हूँ। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में वो लिखी गई हैं। फर्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए सिस्टम वेयर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पहले से निश्चित करी गई लागत है उसका यूज़ किया जाता है। सेकेंडली, स्टैंडर्ड्स में बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी मेजर्स। जो स्टैंडर्ड हमेशा डिसाइड किए जाते हैं वो मात्रात्मक रूप से निर्धारित किए जाते हैं, मौद्रिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं। थर्ड है, स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, और हर एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये पता ही होगा सभी को कि प्रेजेंट की नीड जो है उसे भी सेटिस्फाई करना है, साथ में फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है। सस्टेनेबिलिटी इज डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, गारंटिंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर द एनवायरनमेंट एंड द सोशल वेलबींग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मीनिंग आया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग कौन सा सही है, तो ये यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग लिखा गया है। हम करते हैं कुछ फुल फॉर्म्स। ये यहाँ पे जितने भी फुल फॉर्म्स लिखी गई है ना सारे एग्जाम्स में आई हुई हैं। ये फुल फॉर्म्स तो बहुत सारी हैं, तो मैंने कुछ एक अंडरलाइन करी है जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकती है स्टेट के लिए। क्या सारी नहीं करेंगे, सारी तो ये कई सारे पेज हैं फुल फॉर्म्स के। फर्स्ट करते हैं वाल्स, V फॉर वैल्यूज़, A फॉर एटीट्यूड्स, L फॉर लाइफ, S फॉर स्टाइल्स, ठीक है। और ये क्या है देखिए, जियोग्राफिकल मार्केट सेगमेंटेशन जो कल की वीडियो में करा था ना, जियोग्राफिकल कह रही हूँ, साइकोग्राफिक मार्केट सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक मार्केट सेगमेंटेशन में वैल्यूज़, साइकोलॉजी की चीज़ें ली गई हैं, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड लाइफ स्टाइल, ठीक है। वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड लाइफ स्टाइल। JDI जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स, जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स। PRGF पावर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी, ये 1999 में आया था। पावर्टी रिडक्शन ग्रोथ फैसिलिटी। SRF सप्लीमेंटल रिजर्व फैसिलिटी, सप्लीमेंटल रिजर्व फैसिलिटी। EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 1974 में। ये सारे मैच मेकिंग में आए थे जिनके पीछे सन लिखे गए हुए, ये नेट के पेपर में आए थे कि PRGF, SRF, EFF, ये इनके एक बार तो क्वेश्चन में ये आया था कि भाई इनके जो ये पीछे ईयर है इससे इनको मैच करना था, ठीक है। और एक बार ध्यान नहीं है मेरे को, शायद इनकी फुल फॉर्म ही आई थी। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। SWIFT सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। WTO, ये सारी कल करी थी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
EU यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में जो ये यूनियन जो एक संघ है इसमें कितने मेंबर स्टेट है? 28। नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IBRD IFC ये तीनों वर्ल्ड बैंक के जो है सहायक बैंक थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन में ही है तीनों का ही। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक बार पेपर में ये भी आया था कि वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें यह आ गया था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। NME ICT नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT इंफॉर्मेशन कमीशन टेक्नोलॉजी। RUSA राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। RWA रिस्क वेटेड एसेट्स। PERT PERT प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। OTECI और द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में इसका एस्टेब्लिश किया गया था। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको मॉडल एक्सचेंज भी बोला जाता है। अगर आ जाए क्वेश्चन की मॉडल एक्सचेंज जो किसको बोला जाता है तो हमें करना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर टिक। SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। IDBI द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IFCI द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ICICI द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1955 में यह एस्टेब्लिश हुआ था। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी किया था, 1963 में शुरू हुआ था, 1964 में काम शुरू करा था इसने। GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। CRR कैश रिजर्व रेशो। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसके बाद देखिए बार्स का क्वेश्चन आया था, एस्टेट में भी आया था कि जो बार्स है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल है, इसको क्या कहा जाता है? बिहेवियर एक्सपेक्टेशन स्केल्स, SCALES स्केल्स बोला जाता है इसको। क्या GDR क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एक बार क्वेश्चन आया था ये नास्डैक की फुल फॉर्म, और एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई हमारे वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? नास्डैक, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए HPSC में आया था ये EPCG एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। MCX स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज MCX एज इट इज रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज। ISCI इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और वैट का क्या हो जाएगा? वैल्यू एडेड टैक्स। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। CERC कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये 2 बार आया तो 2 बार लिखा गया, रिपीटेड हो गया, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट प्रोग्राम। पिन कार्ड, जिससे पिन नंबर होता है हमारा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ERG थ्योरी, ER और G तीनों ही यहाँ पे मैटर करते हैं, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड्स।
SIDO स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1954 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 2017 का क्वेश्चन है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के बारे में हमने कल देखा था। ट्रिप्स क्या होते हैं? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कि एक और टॉपिक है ये लीडरशिप के बिहेवियर या स्टाइल या टेक्निक्स। लीडरशिप जो होती है उसके टेक्निक्स, स्टाइल या बिहेवियर। सबसे फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जैसे कि जैसा नाम है ना वैसा ही उसका मीनिंग भी है। तानाशाही नेतृत्व होता है, इसमें जो नेता होता है बिल्कुल तानाशाह की तरह काम करता है। डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक नेतृत्व सभी को ध्यान में रख के काम करता है। फ्री रेन स्वतंत्रतात्मक नेतृत्व, इसमें इतना बर्डन ही नहीं होता काम करने वालों के ऊपर। प्रोडक्शन ओरिएंटेड, ये क्या करता है? सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ही ध्यान देता है। जो लीडर है वो प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देता है। और ह्यूमन रिलेशंस ओरिएंटेड, ये मानवीय संबंध प्रेरित नेतृत्व है, यानी कि ह्यूमन रिलेशन को ये ध्यान में रखता है। ये 5 तरह की हमारी लीडरशिप की बिहेवियर है। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन, प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड ह्यूमन रिलेशंस ओरिएंटेड। देख कुछ एक क्वेश्चन लिखे गए हैं कि व्हेन डिबेंचर आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एन इक्वल अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू। जब डिबेंचर को अपने प्रॉफिट में से रिडीम्ड करना है तो जो अमाउंट है वो कहाँ डाली जाएगी? DRR में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को प्राप्त करने के लिए कौन से प्रिंसिपल जो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? फर्स्ट है हमारा कंटिन्यूटी, निरंतरता। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और रेसिप्रोसिटी, परस्परता। सभी कौन सा सही है? जो सही था वो लिखा गया है कि सेवानिवृत्त होने वाला साझा, यानी कि जो पार्टनर अपने रिटायरमेंट ले रहा है उसकी लेखाओं का निपटान नहीं होने की दशा में अगर फर्म उसके जो ड्यूज है वो क्लियर नहीं करती है तो फिर वो क्या करेगा? अपनी रिटायरमेंट के बाद भी फर्म में अपने प्रॉफिट के शेयर का दावा कर सकता है। नेक्स्ट, डोरमेंट या स्लीपिंग या साइलेंट पार्टनर कौन सा होता है? एक पार्टनर हु मेक्स नो शेयर इन द एक्टिव बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप बट इट इज एंटाइल्ड टू ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एक्टिव बिजनेस में हु टेक्स नो शेयर इन द एक्टिव बिजनेस में वो ना ले अपना हिस्सा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में वो ले सकता है। एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फंडेड बिजनेस ऑफ बैंक। बैंक का नॉन फंडेड बिजनेस यानी कि गैर निधि पोषित व्यवसाय कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ये था एक्सेप्टिंग RD, क्योंकि RD तो उसका फंडेड बिजनेस है ना बैंक का। तो कौन सा नहीं है? नॉन फंडेड बिजनेस है कौन से नॉन फंडेड, कि जहाँ पे फंड के लिए काम नहीं करता बैंक। बीमा व्यवसाय करने के लिए जो सब्सिडरीज कंपनीज है ना उनकी स्थापना करना। इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उसको करने के लिए सब्सिडरी कंपनियों की स्थापना करना। म्यूचुअल फंड सब्सिडरी की सेटिंग अप करना। और पट्टा देने के लिए यानी कि लीजिंग करने के लिए सब्सिडरीज कंपनीज की भी सहायता करना, ये भी हमारे बैंक के नॉन फंडेड बिजनेस में आते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स दे रखी है, ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, व्हाट वाज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा गया। रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे आएगा? ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज आ गया। उसके बाद सेल्स दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट के ऊपर। तो अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 25 है, सेल्स होगी 125। अब 2 वैल्यूज़ गिवन है, एक सेल्स की 125 और एक सेल की 3 लाख। जो 2 वैल्यूज़ जिस चीज़ की गिवन होती है उसको स्टेटमेंट में हम आगे रखेंगे। इफ़ सेल्स 125 देन कॉस्ट इज इक्वल टू 100। इफ़ सेल्स 1 देन कॉस्ट इज इक्वल टू 100 बाई 125। और अगर 3 लाख है तो कितनी आ गई हमारे पास? 2,40,000। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा गया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000 डिवाइडेड बाई 30,000। 8 टाइम्स हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया। अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर्स। कौन सी हमारी अवधारणा है जिसके अंतर्गत जो व्यवसाय के स्वामी हैं, जो ओनर्स हैं, उसको क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है? सेपरेट लीगल एंटिटी की अवधारणा है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी एज पर किसके अकॉर्डिंग तैयार की जाती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आप प्लीज़ टेंशन मत करें कल के एग्ज़ाम की, जितनी भी तैयारी करी है ठीक है उसी के ऊपर फोकस करिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।